तो बोलना, तो पोस्ट भेज देंगे, तुम उससे रिवाइज कर सकते हो। देखो कोई दिक्कत ही ना है। देखो लास्ट क्लास में 2 पेज पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अगर चाहिए होगा रिकॉर्डिंग है उसका, वो सेंड कर देंगे, तुम उसमें देख लोगे। ये हेडफोन तुम लोग के पास तो होगा ही, कान में लगाना तो ठीक सुनाई देगा उससे। मोबाइल को ऐसे करके रखोगे तो नहीं सुनाई देगा सही से। देखो ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, अभी तक हम लोग पढ़े हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, जो फाइनल अकाउंट्स वगैरह जो पढ़े हैं। अब कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्ट्स है, मकसद क्या है इसको, इस चैप्टर में से 4 मार्क्स से 8 मार्क्स का आएगा ही आएगा, ठीक है। एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, या 4 नंबर का थ्योरी पूछ सकता है, वो लोग समझ में आया। तो पहला ये है, to record and analyze the expenses with a view to know the cost of a unit of output of a job, of a process or of an operation। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग अगर हम लोग मेंटेन करते हैं तो हम लोगों को ये पता चलेगा कि हम लोग अगर कोई जॉब, मतलब जैसे कि टेलर का दुकान है, तो टेलर जो है तुम्हारा बहुत बड़ा मतलब कपड़ा स्टिचिंग का शोरूम है, जैसे कोई होता है कलकत्ता में, तो वो एक टेलर मतलब 10 टेलर है, तो एक टेलर जो सी रहा है कपड़ा, तो उसका कितना खर्च आ रहा है, ठीक है, उसी को बोलते हैं जॉब, कॉस्ट ऑफ ए जॉब। इसी तरह और भी बहुत सारा है, जैसे बिल्डिंग दुकान में जाओगे जो ढलाई करता है, हाँ भैया आपका कितना खर्चा आएगा, आप जो बिल्डिंग करेंगे। ठंडा लगेगा तो बोलना है, एसी ऑफ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारा है। अब जैसे कि है ना, मैन्युफैक्चरिंग किसी का है तो कितना खर्चा आ रहा है, तो उससे ये कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन करने से ये सब पता चलेगा मुझे, जिसका भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। पहला पॉइंट था। दूसरा क्या है, वो पता करके उसको कंट्रोल कर सकता है। अगर ज़्यादा खर्चा लग रहा है तो उसे वो मतलब ना कोशिश करेगा कि वो खर्चा को मेंटेन करे, कम करे, पता करेगा कि हाँ खर्चा किस लिए ज़्यादा लग रहा है। समझ में आया। देखो ये सब चीज़ जितना भी ये सब है आम, मतलब जो आम बात जो होता है ना वही है, लेकिन जब अगर इंटरनेशनल मार्केट में कहीं पर भी जाओगी तो जो लैंग्वेज यूज़ करना होगा वो यहाँ इससे पता चलेगा कि क्या लैंग्वेज यूज़ करके मुझे बात करना है इंग्लिश में, ठीक है। ये 2 पॉइंट समझ में आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी 4 पॉइंट तुम याद करना, ठीक है, बाकी रीड करके चल जाना, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछेगा वो 4 मार्क्स का ही पूछेगा वो। क्या थ्योरी पेपर नहीं, रिटर्न रहेगा ये, थ्योरी नहीं है ये तो पहला चैप्टर पढ़ा रहे जिसमें थ्योरी में उसका थ्योरी है ये पहला चैप्टर। बाकी मटेरियल लेबर 4 चैप्टर जो है वो प्रैक्टिकल है, समझ में आया। तो सैटरडे तक ज़्यादा से ज़्यादा ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद जब नेक्स्ट वीक से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। सर अकाउंट्स का सबसे होगा, अकाउंट्स कहाँ है इसमें? सेकेंड सेमेस्टर में अकाउंट्स नहीं है, थर्ड सेमेस्टर में है, कॉस्ट भी है और अकाउंट्स भी है, समझ आया। तो ये सब लैंग्वेज जान के रखना हम पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि टैली भी अगर कोई सीखोगे तुम लोग तो वहाँ पर वो टैली में क्योंकि सारा चीज़ अपलोड किया रहता है, हेडिंग्स को टैग मतलब प्रेस करो, क्लिक करो, वो आएगा। तो वहाँ पर फैकल्टीज लोग ऐसा जरूरी नहीं मिलेंगे तुमको कि मीनिंग बताएंगे वो सारा, ठीक है। अगर मिल गया तो ठीक है,
ये तो तुम्हारे पास जो नॉलेज रहेगा तुम्हारे पर काम आएगा, समझ में आया? क्योंकि टैली में जनरली वो लोग थोड़ा अपना नोट्स के हिसाब से वो लोग करवाते हैं, एक नॉलेज दे देते हैं, समझ में आया? दूसरा बात क्या है कि तीसरा नंबर पॉइंट है कि एक कंपनी अपना, मान लो कि वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ठीक है, तो उससे जब अगर अपना मैन्युफैक्चरिंग एक यूनिट किया, उसका जब कॉस्ट उसको पता चलेगा, कॉस्ट का मतलब क्या है? खर्चा। आम भाषा में कि हाँ मेरा एक यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करने में कितना खर्चा आ रहा है, तो उसी हिसाब से उसमें वो अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेगा, तब जाके सेलिंग प्राइस होगा। आया समझ में? तुमको यहाँ समझ में नहीं आएगा तो पूछोगी, उसको जमा करके मत रखोगी, ठीक है? तुम्हारा ये आदत है। दूसरा बात क्या है? चौथा नंबर पॉइंट, टू हेल्प मैनेजमेंट इन इट्स एफर्ट टू मैक्सिमाइज आउटपुट एंड प्रॉफिट बाय ब्रेक इवन एनालिसिस, कॉस्टिंग कैन ascertain the appropriate output that gives a desired amount of profit। देखो ये 4 नंबर पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन हम बोलेंगे कि हाँ तुम लोग कोई भी 4 पॉइंट याद कर लेना बाय हार्ट, ताकि छोटा हो बड़ा उसको कोई लेना देना नहीं है। अगर 3 मार्क्स पूछा है दिया है तो कम से कम 3 पॉइंट लिखना होगा, सही सही लिखोगी तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, अनाप शनाप भरोगी तो नंबर काट देगा, ठीक है? जैसे ब्रेक इवन पॉइंट उसको बोलते हैं, फॉर एग्जांपल सेलिंग प्राइस है तुम्हारा 10 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट हुआ 3 रुपया, 7 रुपया भी बचा, अब है फिक्स्ड कॉस्ट 3 रुपया, 4 रुपया पकड़ लो, ठीक है? इसमें कॉस्ट कितना है? 7 रुपया है, 10 रुपया तुम्हारा सेलिंग प्राइस है। ये हम एक यूनिट का सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं समझाने के लिए। ये है तुम्हारा प्रॉफिट का अमाउंट। अगर तुम्हारा 7 रुपया का मेकअप हो जा रहा है, जैसे बाजार में बहुत मंडी है, मंडी पड़ा हुआ है, भी फूकने रहा है, तो ये तुम क्या करोगी? सेलिंग प्राइस से तुम 10 रुपया रखी थी, अब ये ब्रेक इवन पॉइंट है, हाँ, यहाँ तक तुम डिक्रीज करोगी तो तुमको ना ही प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, इसी को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। समझ में आया? तो यहाँ तक जब तुम्हारे पास अगर बेच कर पैसा आ रहा है तो तुम मार्केट में रह सकती हो। समझ में आ रहा है बात? तुम मार्केट में खड़ा हो सकती हो, यहाँ मेरा तो नुकसान भी नहीं हो रहा है ना ही प्रॉफिट आ रहा है, तो दुकान चलेगा मेरा, ठीक है? दुकान कब बंद होगा? जब इससे कम आने लगेगा, 7 रुपये से कम, क्योंकि उस समय तुमको लॉस होना शुरू हो जाएगा। समझ में आया बात? ये एक ब्रेक इवन पॉइंट बोल के, ब्रेक इवन एक चैप्टर था, पहले था बीकॉम में, लास्ट ईयर तक था, अब हटा दिया है, ठीक है? ब्रेक इवन पॉइंट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। समझ में आया? तो ये हो सकता है एमकॉम में होगा, जो मास्टर्स डिग्री करेगा। देखो तुम लोग पास कोर्स में हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग है ना नीचा जात का हो गए हो, ठीक है? पास कोर्स में क्या होता है कि जिसका परसेंटेज कम आता है उसका एडमिशन होता है, और कैलकाटा यूनिवर्सिटी से तुम लोग एमकॉम नहीं कर सकती हो, बस ये रूल है, ठीक है? लेकिन अच्छा मार्क्स रहेगा तो और भी बहुत सारा ऑप्शंस है, कैरियर ऑप्शंस, और अच्छे से पढ़ाई करोगी तो आगे चल के फिर बाद में तुमको लगेगा कि हाँ हम कर सकते हैं कोई बड़ा कोर्स। समझ में आया? अब ऐसा पढ़ाई मत करो कि हाँ पास हो जाए, छोड़ भाई क्या पढ़ेंगे, बस एग्जाम में जाकर बैठ गया, तो ऐसा मत सोचना, ठीक है? तो पढ़ाई करो तरीके से, समझ के करो,
कि कभी भी अगर अपॉर्चुनिटी आए तो उसका फ़ायदा उठा सको। कंप्यूटर नॉलेज मस्ट है किसी भी जॉब के लिए आज के वक्त में, ये सबको पता है, चाहे जो भी फील्ड हो, कंप्यूटर नॉलेज मस्ट है। कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसा चीज़ है जो मोबाइल से नहीं होता है, ठीक है। अब जो काम मोबाइल से होता है तो वो मोबाइल लेकर बैठा देता है, बैंक में जाओगे तुम तो कोई काम किसी क्रेडिट कार्ड के लेकर जाओगी तो वो जो बैठी रहती है स्टाफ, वो सारा काम मोबाइल से उसका हो जाता है ऑपरेट, लेकिन सारा काम मोबाइल से नहीं होता है, वहाँ कंप्यूटर लेकर बैठा रहता है। समझ में आया बात? ये चीज़ समझ में आ गया तो ब्रेक इवन पॉइंट ये था। 4 नंबर में यही चीज़ दिया हुआ है कि मान लो कि ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि इंसान ये सोचता है ना कि अरे सिर्फ जितना खर्चा मेरा है उतना ही पैसा आ रहा है, अब बिजनेस बंद, घबरा जाता है आदमी। समझ में आया? तो उस समय घबराने का सिचुएशन नहीं होता है, उस समय ये होता है कि हाँ मेरा खर्चा तक पैसा निकल जा रहा है, अब हमको क्या स्टेप्स लेना चाहिए जिससे हम इससे ऊपर कमा सकें, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए क्वालिटी में, ठीक है। क्योंकि सबसे पहला काम ये होता है ना कि मार्केट में एग्जिस्ट करना, मार्केट में रहना, पहला सबसे बड़ा काम स्टैंड रहना। तुम अगर आज दुकान खोली कल दुकान बंद कर दी तो मार्केट में उसको थोड़ा बोला जाएगा कि तुम मार्केट में हो। तुमको मार्केट में पहले अपना नाम, किसी कोई जो लॉस खा कर भी रहता है मार्केट में, जैसे ये सब जो तुम देख रही हो अमेजोन, जोमेटो, स्विगी वगैरह, ये सब शुरुआत में बहुत लॉस खाया है ये लोग, अब जाके ये लोग कमा रहा है, ठीक है। पहले तो ये लोग स्टाफ भरा एकदम भर भर के कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो ये लोग सब चीज़ एनालाइज किया कि हाँ कहाँ पर ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो उसको घटाएंगे, और जहाँ पर कम खर्चा हो रहा है तो वहाँ पर प्रॉफिट उसका बढ़ेगा। समझ में आया? तो वहाँ से मेकअप हो जाएगा, तब जाके ये लोग सेट हुआ। तो कोई लॉस खा के भी खड़ा हो जाता है, और कोई देखता है कि अरे सिर्फ मेरा खर्चा ही निकलना, मेरा तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो उसको समझ नहीं होता है, अब वो दुकान बंद कर देता है। समझ में आया? तो ये सब बात याद रखना। दूसरा जैसे 5 नंबर पॉइंट है, टू हेल्प कॉस्ट नेगोशिएशन, द बेसिक इंडस्ट्रीज मे हैव टू फेस problems of price negotiation with the government authorities. Costing system lays the foundation for such negotiation. जैसे कोई चीज में क्या होता है ना, गवर्नमेंट से नेगोशिएट कर सकते हैं हम लोग। नेगोशिएट मतलब समझती हो, मतलब बहस करना, उससे आर्गुमेंट्स करना। समझ में आया कि हाँ हम जो ये काम कर रहे हैं, बार्गेनिंग, हाँ जैसे बहुत सारा सामान गवर्नमेंट भी तो खरीदता है पब्लिक से, जैसे रेलवे का जो मटेरियल्स वगैरह है वो गवर्नमेंट थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग करता है, पटरी वगैरह जो होता है ट्रैक वो सब खरीदता है, तो उस समय गवर्नमेंट के पास तो सारा खर्चा ये मतलब रिपोर्ट रहता है ना कि किस चीज़ का क्या कीमत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट का जो आदमी जाएगा वो भी बोलेगा कि हाँ भाई आप जो बोल रहे हैं ऐसा, तो तुम्हारे पास अगर कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब उसका अगर पूरा डेटा रहेगा तुम्हारे पास में, तो तुम उसको दिखा सकते हो कि देखिए आप कि हाँ इतना खर्चा पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है। समझ में आया बात? जैसे हावड़ा हॉस्पिटल देखी होगी तुम, देखी आरती गई है। हाँ आपको तो हम भेजते हैं। अरे तुम ही तो बोली थी क्या बोलते हैं? कि हम एक बार गए थे किसको लेके, तो बहुत देर तक वहाँ पर टाइम लग गया था। हाँ भाभी बोले। हाँ तो वो सब क्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। अब ममता बनर्जी तो नहीं ना जाएगी वहाँ पर खड़ा रहने के लिए, तो किसी एक आदमी को जो वहाँ रखी होगी तो उसको तो हिसाब तो देना पड़ता होगा ना गवर्नमेंट को। तो वो क्या कर रखेगा, वो खर्चा कितना पड़ा उसका पूरा वो डेटा रखेगा, वो गवर्नमेंट को शो करेगा कि देखिए इतना मेरा खर्चा पड़ा है। अभी वो बना रहा है पूरा, देखिए हम कोर्ट के सामने में। तो अब गवर्नमेंट है तो क्या करोगे उसको, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सबका वही हाल है। तो इसमें से कोई भी 4 पॉइंट्स को याद कर लेना है, ठीक है। इसी के लिए बोल रहे हैं पढ़ाई करो अच्छे से,
ठीक है, कोई बड़ा कोर्स करो, कुछ सोचो, पढ़ाई करोगी तो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में कि स्टूडेंट पढ़ेगा तो नहीं होगा, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? अब फोन रख के पढ़ाई करोगे तो नहीं होगा। अब देखो जिसमें टिक मार्क है वही सिलेबस में है, ठीक है, ये सिलेबस में, ये सब नहीं है सिलेबस में, ठीक है। इंस्टॉलेशन ऑफ ए गुड कॉस्टिंग सिस्टम, देखो तुम्हारा अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है तो गुड कॉस्टिंग सिस्टम को तुम इंस्टॉल करके रखी हो, मतलब पूरा अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए। इसमें भी क्या है कि कोई भी तुम 4 पॉइंट्स को लिखोगी वहां पर पूछेगा अगर, ठीक है, ज़्यादा बड़ा बड़ा है नहीं, एक चैप्टर जो है ये थ्योरी है पहला, और एकदम आएगा ही आएगा, ये तुम जान लेना। पहला है कि वो ट्यूटोरियल एग्जाम जो होगा 25 नंबर का, उसमें भी आएगा ये? हाँ दे सकता है। 5 चैप्टर तो है ही अभी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में, जब थर्ड सेमेस्टर में जो कॉस्टिंग है उसमें 7-8 चैप्टर। अब देखो पहला पॉइंट क्या है, लीस्ट डिस्टर्बेंस बाय इंट्रोड्यूसिंग अ कॉस्टिंग सिस्टम द प्रेजेंट वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिस्टर्ब्ड एज लिटिल एज पॉसिबल। देखो होगा क्या, तुम जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज खोली हो, 2-3 साल हो गया है, अब तुम एज ए ओनर चाहती हो कि हम अपना एक पूरा अच्छा एक कॉस्टिंग सिस्टम बैठाएं, अकाउंटेंट रखें जो पूरा कॉस्ट के नज़र रखेगा और उसका इंफॉर्मेशन मुझे देगा। तो जिस साल में तुम इम्प्लीमेंट करोगी, उसको लगाओगी, तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा वहाँ पे, ठीक है, पहला साल। लेकिन उसके बाद से क्या होगा कि वो स्मूथ वे में चलेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ कॉस्टिंग सिस्टम द प्रेजेंट वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिस्टर्ब्ड, ठीक है, एज लिटिल एज पॉसिबल। कॉस्टिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करोगी तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो होगा, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट से वो फुलफिल हो जाएगा, मतलब क्या खर्चा आ रहा है वो सब पता चल जाएगा। समझ में आया? दूसरा पॉइंट है क्रिएशन ऑफ फेथ। क्रिएशन ऑफ फेथ का मतलब क्या है कि जब तुम कॉस्टिंग सिस्टम लगाओगे वहां पे तो उसका बेनिफिट्स होगा, ठीक है, उससे क्या होगा कि वर्कर्स लोग के बीच में ना एक भरोसा जगेगा। समझ में आया? वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि भरोसा ये होगा कि हाँ ये आप लोगों के लिए भलाई के लिए। समझ में आया कि मुझे हमको अगर खर्चा पता चलेगा उस हिसाब से आप लोगों का सैलरी रखाएगा, जहाँ तक हो सकेगा बढ़ा देंगे, और हमको पता चलेगा ही नहीं खाली कंपनी चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो ना बढ़ा सकते हैं ना हम घटा सकते हैं कुछ भी। समझ में आया? ऐसे ही होता है कंपनी में, वो लोग कॉस्ट पता कर लेता है शुरू में, जैसे कोई बड़ा कंपनी वाला उन लोगों के पास तो पैसा है तो वो लोग तो शुरू में तो लॉस बियर कर लेगा वो लोग, लेकिन वो लोग पता कर लेगा कि हाँ कितना आदमी का मुझे ज़रूरत है एग्जैक्ट, कि जितना एक्सेस रहेगा सबको निकाल देगा। समझ में आया बात? तो जितना का ज़रूरत है उसी से काम करेगा वो लोग। सिंप्लिसिटी बोल रहा है कि गुड्स, अच्छा कॉस्टिंग सिस्टम के लिए ज़रूरी क्या है कि सिंपल होना चाहिए सिस्टम, ठीक है, कि जिससे समझ में आ सके सबको। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ क्या वो लोग लगा देगा कुछ समझ में नहीं आएगा आदमी को, तो उससे प्रॉब्लम होगा। इजी एप्लीकेबिलिटी। इजी एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए जो समझने में तो इजी लगे लेकिन उसको अप्लाई करने में, यूज करने में डिफिकल्ट हो। समझ में आया? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझने में भी इजी होना चाहिए और अप्लाई करने में भी इजी होना चाहिए। जैसे कोई होता है ना कि काम मशीन ने समझा दिया है, उस टाइम तो सिर्फ बोला है तो हाँ हाँ सब कर दिया,
लेकिन जब करने जा रहा है तो डिफिकल्ट हो रहा है उन लोगों को। ऐसा नहीं होना चाहिए। 4 पॉइंट तक कोई भी याद कर लेना, ठीक है। अब है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन है। प्रीरेक्विजिट्स नहीं आ रहा। नहीं, there are various methods or types of costing, but the basic principles underlying all these methods or types are the same. The basic principles are to collect and analyze the expenditure according to the elements of cost and to determine the cost for each cost center or cost unit. देखो, कॉस्टिंग का जो है एक मेथड होता है, ठीक है। सारा मेथड्स ऑलमोस्ट सेम है। सेम कैसे है? क्योंकि सब में मुझे खर्चा ही पता करना है, ठीक है। कॉस्ट का मतलब ही होता है खर्चा, खर्चा ही पता करना है और उस हिसाब से हमको काम करना है, समझ में आया? तो बेसिक प्रिंसिपल यही है कि इसको कलेक्ट करेंगे और इसको एनालाइज करेंगे। अब यहाँ पर देखो, ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर 3 मेन मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। 3 मेन मेथड है। पहला है जॉब कॉस्टिंग, ये चैप्टर तुम लोगों के 3rd सेमेस्टर में है। जॉब कॉस्टिंग है। प्रोसेस कॉस्टिंग, ये भी 3rd सेमेस्टर में है। इन सब का पार्ट है पूरा, ये सब नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ये तुम्हारे सिलेबस में है। बस अगर पूछेगा तो ये लिखना पड़ेगा ना तीनों। हाँ, जॉब कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है और फार्म कॉस्टिंग है। ये 3 के अलावा और जो भी है, इन्हीं तीनों का पार्ट्स रहेगा, मतलब वेरिएंट्स रहेगा। समझ में आ गया? तो और टेक्निक्स जो यूज होता है, क्या कर रही है? हाँ जा, चल गया। देखो यहाँ पे फार्म कॉस्टिंग है, आ गया वो तुम लोग आइए सीख लो। फार्म, ये सारा चैप्टर जिसमें है टेक्निकल, जो उसका प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन होगा, वो सब तुम्हारे 3rd सेमेस्टर में है, ठीक है। अभी जो प्रैक्टिकल सम्स है वो है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स और कॉस्ट शीट। ये 4 चैप्टर है। पूछना है किसी को? अब है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग क्या है? पहला बोलते हैं हिस्टोरिकल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है ना, जैसे जो भी है, तुम मतलब स्टार्ट की कंपनी, तुम्हारा काम हो चुका है, उसके बाद हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, मतलब जो हो चुका है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग। जैसे अगर एक सामान खरीद लिए हैं तो उसका हमको कॉस्ट दिखाना पड़ेगा। हाँ, तो ये ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है, समझ में आया? यूजफुल कौन सा होता है कि हम, मतलब मुझे बैठाया गया है एज एन कॉस्ट अकाउंटेंट, तो हम ना फ्यूचर में कितना खर्चा लगेगा वो सब का एक एस्टिमेशन बैठाएंगे, वो ज़्यादा यूजफुल होगा, समझ में आया? तो इसको ट्रेडिशनल कॉस्टिंग ही बोलते हैं। हिस्टोरिकल, जैसे फाइनल अकाउंट हम लोग बनाते हैं ना, तो वो क्या है, वो हो चुका रहता है सारा चीज़, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो वो हिस्टोरिकल बेस्ड हुआ, समझ में आया? उसी के बारे में बोल रहे हैं। अब ये सब जो है, ये सब तुम लोग के सिलेबस में नहीं है। जैसे प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट है, फ्यूचर के बारे में बताएगा वो, एक एस्टिमेशन, लेकिन है नहीं ये।
5 नंबर है, ये जो इसमें टिक मारा है वो सिलेबस में है। इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब होता है, इंक्रीमेंटल का मतलब होता है इंक्रीज, ठीक है, कि खर्च अगर सेल बढ़ रहा है तो खर्चा कितना बढ़ रहा है, इससे ये पता चलता है। ये जो अकाउंटेंट जो इस पर काम करेगा, आया समझ में। 8वां नंबर है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज के वक्त में पूरी दुनिया में अगर जो बिजनेस हो रहा है वो पूरा इंटरेस्ट के बेसिस पे है। इंटरेस्ट समझती हो तो क्या? सर कोई भी लोन लिए उसके ऊपर से इंटरेस्ट लेते हैं साथ में। हिंदी में क्या बोलते आती? क्या इंटरेस्ट को ब्याज? ब्याज इसको मालूम है, ब्याज। ब्याज ज्यादा अरे ब्याज करने ब्याज। वही तो देखो, जैसे 10,000 रुपया आरती के पास है, ये देखो मत। अब ये सोचेगी कि हम सर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वही है, इकोनॉमिक्स वाला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सब वही है, ये हर एक चीज में रहता है। हम बोले ना ऑलमोस्ट वर्ल्ड में जितना भी बिजनेस है, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल के एक सब्जेक्ट आएगा तुम लोगों का 5th सेमेस्टर में, उसमें पूरा इसका यूज आएगा। सर हम लोग ऑल सब्जेक्ट तो पढ़ लिए। हाँ क्या बोले? ऑल सब्जेक्ट हम लोग पढ़ लिए। हाँ तो उसी के लिए ना बताए थे कि वर्किंग वही लेवल का रहेगा, तो अगर कोई कोर्स करता है तो उसके लिए फायदा होता है, ठीक है, क्योंकि साल तो लगेगा तुम्हारा 3 साल। इसमें क्या करता है, जो सीए करने वाला लोग जो करता है, मेहनत वही है। अगर नहीं मेहनत करके पढ़ोगे तो फिर बैक कर देगा, सप्ली खाओगे, ठीक है, क्योंकि ये 12th का बोर्ड नहीं है जो तुमको पास सर्टिफिकेट देगा। जब तक सारा सब्जेक्ट में पास होगी नहीं तब तक वो पास सर्टिफिकेट नहीं देगा सीयू। और परसेंटेज भी अच्छा मेंटेन करके रखोगी तो जॉब लेने समय में आसानी होगा। तो देखो 10,000 रुपये तुम्हारे पास है, तुम ये सोच रही हो, आज के वक्त में कोई भी 2 पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। तुम सोचोगी कि चलो हम कपड़ा का बिजनेस करेंगे, तो तुम ये सोचो कि 10,000 रुपये हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरे पास 1 साल में हम कितना कमा लेंगे, ठीक है, ये तुम एक एस्टिमेशन लगाओगे। मान लो कि तुम 1,000 सोची, और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से तुम ये सोचोगी कि अगर हम इसका एफडी करा देंगे, एफडी समझती हो तो फिक्स डिपॉजिट, बैंक में अगर रख देंगे तो उसमें मेरा रिस्क भी नहीं रहेगा। और हम एक एग्जांपल बता रहे हैं, 10% इंटरेस्ट है तुम्हारा, दे रहा है वो तुमको एनुअली, और मुझे 1,000 रुपये मिल जाएगा। समझ में आया? ये हम एक सिंपल सा एग्जांपल दिए। इसी के बेस्ड पे ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में इसी के बेस्ड पे सारा बिजनेस होता है। और इसी को मान लो कि तुम बिजनेस की, ठीक है, बिजनेस की तो तुम्हारा क्या हुआ, सिर्फ फायदा हुआ 300 रुपया साल में, तो तुम्हारा और तुम एफडी नहीं की तो तुम्हारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो तुम खो दी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, ये तुम्हारा अपॉर्चुनिटी था, इसमें अगर लगाती तो 1,000 रुपये पाती, तो यहाँ पर तुम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो खोई हो 700 रुपया का, यहाँ पर तुम 1,000 रुपया कमाती, लेकिन यहाँ पर तुम 300 रुपये सिर्फ कमा पाए। आया समझ में? ये तुम्हारा क्या हुआ, 700 का नुकसान हो गया। इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आ रहा है? जहाँ समझ में नहीं आएगा पूछोगी, ठीक है, ट्यूशन पढ़ने आएगी तो इसका मतलब ये नहीं कि आरती की तरह चुपचाप बैठी रहोगी। तो सर क्या करें, आना चाहिए? मैं वो डांस करने में आगे है, वो डांस में पूरा एनर्जी दिखाती है। तो चलो होली में क्या की थी आरती?
कुछ कॉलेज भी में? सर बोलिए बहुत गंदा स्मेल हो गया है हाँ? बहुत फालतू दे दिया है अरे कॉलेज में तुम जाके डांस करी थी ना? वो तो होली के पहले तब आ रहा था निको तो क्या की तुमको तो रोल मिला होगा बड़ा। कुछ नहीं मिला तो सुरेंद्रनाथ में तो होता है भाई। कुछ नहीं मिला सर यूनियन में भी होगा कोई फायदा नहीं है कोई कुछ नहीं और यूनियन में भी तुम हो गई। यही है आरती यादव। उनको पता है रोज अरे उसके साथ गजब है, अरे आरती यादव एकदम अपना क्या छाप छोड़ेगी। देखो देखो मेरा नाम लिख के देख लो ये अपना छाप छोड़ेगी। सुरेंद्रनाथ से जब निकलेगी टीएमसी में टीएमसी लीडर बन के निकलेगी। नहीं सर नाम तो आ ही जाएगा उसमें हैं? उसमें नहीं जाना ना तो किसमें जाओगे? पॉलिटिक्स अरे तो यूनियन तो उसी लोग का होता है, पार्टी का। ठीक है तो नाम जानता है ना कि हाँ उसमें है बस बात खत्म। बस काम से काम निकाल के खत्म कर देते हैं तो पैसा तो मिलते ही होगा तुम लोग नहीं, को। नहीं। उतना नहीं डाल उतना नहीं हम लोग को मिलता है मिले वो बोलती है लोग सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर से मिले बोलती है नहीं मिलेगा कुछ देखने अरे मिलता है तो यूनियन काहे मर पर निकल हम लोग को क्यों देगा बोलो हाँ कुछ अरे तो करते तुम लोग नहीं तो- पार्टी का काम ना करोगी। करेंगे तब ना अब करोड़ पे झंडा भी कहीं हाँ तुम सुनो तो तुमको नहीं मालूम ये नहीं चीज। करते वे आता है लोग नहीं करते हाँ तो वो तुम लोग जैसे अभी तो तुम लोग हेड नहीं ना हो, हेड तो कोई और होगा अभी। जैसे तुम लोग आगे बढ़ोगी तो मानो कि तुम बहुत काम कर रही हो पार्टी पर। औरत लोग को अपना मानव बेटी नहीं होता है, वो लोग चाय चाय खाली चिल्लाएगी। ठीक है तो तुमको वही करने का पैसा काम मिलेगा। जैसे चिल्लाए जाएंगे अरे मैं हम लोग कॉलेज में नहीं था, हम लोग सबसे दूर रहता था। आप ठीक है। लोग प्राइवेट कॉलेज में पहले सब कॉलेज में यूनियन था, भवानीपुर भवानीपुर में भी था, लेकिन उस तरह का यूनियन नहीं था हमारा परिवार। ठीक है अब हटा दिया। और जेवियर में जो यूनियन है वो पॉलिटिशियन वाला नहीं है। अब हर एक वो- कॉलेज में यूनियन नहीं जेवियर में यूनियन जो है ना वो जो बनेगा मतलब स्कूल कैप्टन टाइप का वो देखेगा अगर किसी जूनियर को प्रॉब्लम हो रहा है तो वो उसको देखेगा, उस टाइप का यूनियन है। समझ में आया? वो पॉलिटिशियंस वाला नहीं है, वहाँ पे कुछ करेगा तो वहाँ घंटे पर की तोड़ देगा, निकाल भी देगा कॉलेज से। तो ये समझ में आ गया? अब आज यहीं तक रहने दो। नेक्स्ट मतलब सैटरडे को जो क्लास है ये थ्योरी खत्म हो जाएगा और बुक आप लोग तब तक खरीद लेना। ठीक है क्योंकि जो नेक्स्ट वीक से जो है प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। समझ में आ गया? तो देखो जो भी पढ़ा है इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है वो किसी क्या के है सर ये टिक द करेक्ट आंसर नहीं नहीं क्या है सब छोटा छोटा क्वेश्चन है। फाइंड करने दिया हुआ है explain करने दिया हुआ है कैसे हो जाएगा तो बराबर बोल रही है अरे छोटा छोटा क्वेश्चन से याद करना होगा। ठीक है बस इसी को कर लोगी तो वहाँ पर बेड़ा पार हो जाएगा। समझ में आया? देखो सब छोटा छोटा आया हुआ है। अब ये सब क्योंकि पहले का सिलेबस का है 19 का अभी न्यू सिलेबस एकदम आया तो जो सिलेबस में वही पढ़ना है। याद भी होना चाहिए ना हाँ याद करने का पावर पहले ही खो चुके हैं सीरियसली क्या हुआ? क्लास 12 में तो एक बार पढ़ा भी था हैं? कॉलेज में तो क्लास पढ़ा 12 में तो पढ़े भी थे हम लोग